हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपके लिए समय बहुत कम है। ठीक है, जितना हो सके आप लोग पढ़िए। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ आप सुन लीजिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोर्ड में भी जाइएगा तो आपको सुना हुआ रहेगा, तो आपसे ये क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सिर्फ आप सुनिए। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को आधा घंटा 1 घंटा देखिए, नहीं। आप अगर सुन भी रहे हैं, कान में लगा लीजिए, कहीं चल रहे हैं, सुन लीजिए, उतना में भी आपको याद होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल को देखा जाए। चलिए पहला नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल कहता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? क्या 90 डिग्री के कोण पर काटती है, 45 डिग्री के कोण पर काटती है, 30 डिग्री के कोण पर काटती है कि नहीं काटती है? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कभी नहीं काटती है। देखिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्यों होता है ऐसा, जो भी आपको समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये है विद्युत क्षेत्र 1 और ये है विद्युत क्षेत्र 2। ठीक है, दो दो हमारे पास लाइन है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर अगर E1 के लिए, मतलब विद्युत क्षेत्र 1 के लिए अगर दिशा बनाए तो इस प्रकार से बनाएंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, और इसके लिए बनाएंगे तो वो भी इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल रही है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, तो कभी आ जाए 2 नंबर में लिखने के लिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो आपको ये लिखना होगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है। ठीक है, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दो दिशा होती है, जबकि कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर में भी प्रश्न आ सकता है और ये 1 नंबर में भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि कभी नहीं काटती है। ठीक है, तो अगर आप इतना सुन लेते हैं तो आपको क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है, कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है, जो भी आपको हमने बताया। ठीक है, तो सिर्फ आप सुनिए तो भी आपका क्वेश्चन याद होते चलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि वो भी करने से क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। चलिए सेकंड नंबर सवाल को ऊपर देखिए। कहता है दो सेल का विद्युत वाहक बल E1 E2, ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है, तो इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए आराम से समझाते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है, दो हमारे पास सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया गया है, आंतरिक रेजिस्टेंस R1 R2। ठीक है, और उन सेलों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? ठीक है, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम दो सेलों को, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो विद्युत वाहक बल आता है वो आता है E1 R1 प्लस E2 R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि E1 और E2 क्या है, R1 R2 क्या है, क्वेश्चन में बोल भी रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये प्रश्न आता था? अगर आता था तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा। ठीक है, और नहीं आता है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसी न किसी साल सवाल आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए आंसर को भी याद करते चलिएगा। बोर्ड का ये खासियत होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, पिछले साल के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है? संधारित्र की धारिता क्या होता है? समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, मतलब कोई भी परावैद्युत पदार्थ डाल देने पर संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। क्या बढ़ जाता है, क्या घट जाता है,
क्या अपरिवर्तित रहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच जब परावैद्युत पदार्थ डाला जाता है तो उसका जो संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जब समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत डालते हैं तो संधारित्र की धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए अब इतना बात बोल दिए तो आपको लगा कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो चीज़ें याद हो जाती है बोलने से, ठीक है, सुनने से। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, तो आप सिर्फ सुनिए। चलिए सवाल नंबर 4 कहता है एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा विभव, मतलब टोटल जो आवेश है वो डिवाइड हो जाएगा विभव से। ठीक है, तो कुल आवेश बटा विभव, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, क्या होता है बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। विद्युत आवेश का ESU मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश का जो क्वांटम में ESU जो मात्रक में होता है वो होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ये होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इतना होता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कहता है किरकॉफ, हिंदी में होता है किरकॉफ और इंग्लिश में होता है किरचॉफ। ठीक है, बात सेम है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम जो कि होता है टोटल होता है 0, मतलब नेट विद्युत धारा होता है 0, और द्वितीय नियम जो कि होता है I/R बराबर विद्युत वाहक बल। ठीक है, टोटल विद्युत वाहक बल क्रमशः आधारित है। मतलब प्रथम नियम किरचॉफ का और दूसरा नियम किस नियम पर आधारित है। बहुत ही आसान सा सवाल, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम और द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए आवेश के संरक्षण एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए आपके लिए आसान बना देते हैं। क्या होता है, देखिए पहला तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये संवेग संरक्षण पर होता नहीं है। ठीक है, तो सी भी नहीं होगा। ठीक है, ए, बी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। बी और डी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और आंसर एक बार फिर से लगाइएगा, क्योंकि यहाँ प्रथम और द्वितीय कह रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, प्रथम और द्वितीय कह रहा है। ठीक है, तो पहले प्रथम बताइएगा फिर द्वितीय बताइएगा। ठीक है, जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना बच्चा ये दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले प्रथम कर रहा है फिर द्वितीय कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रथम नियम क्या होता है भैया, प्रथम नियम ये होता है कि किसी बिंदु पर मान लिया जाए कि ये कोई बिंदु है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये कोई बिंदु है। ठीक है, इधर से भी आने वाला धारा मतलब I, ठीक है I1, और इधर से भी आने वाला धारा मतलब I2, और इधर से भी आने वाला धारा I3, ठीक है, इधर से भी आने वाला धारा I4, ठीक है I4, ठीक है, ये टोटल को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट जो इसका ये होता है वो 0 होता है। ठीक है, मतलब प्रथम नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाले कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, टोटल को आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जोड़िएगा I1 प्लस I2, क्योंकि बिंदु की तरफ आने वाला सभी हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और बाहर जाने वाला नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, I3 प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसे जंक्शन नियम भी कहते हैं। इस प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं हम लोग? जंक्शन नियम से जानते हैं, ठीक है। और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्लियर है प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम क्या होता है? देखिए द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में स्थित कुल परिपथ का विद्युत वाहक बल बीजगणितीय योग उसके प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत के प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि टोटल जो विद्युत वाहक बल होता है, टोटल जो वी वाह होता है, वी वाह बल होता है, वो बराबर होता है आई इंटू आर के, मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब यही है उसका, ठीक है। मतलब जो इसका जो नेट होगा, जो नेट विद्युत वाहक बल होगा, मतलब टोटल जो विद्युत वाहक बल होगा वो बराबर होगा किसके? टोटल आई इंटू आर के। बस यही कहता है द्वितीय नियम, ठीक है। क्लियर है। और इसे बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं। और ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। तो इतना बात अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मोटा मोटी बात, ठीक है। तो ये हो गया छठा प्रश्न। आपको याद रखिएगा कि प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। प्रथम नियम को जंक्शन नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम को बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं, ठीक है। बेसिक बात है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए 7 नंबर सवाल को देखा जाए। 7 नंबर सवाल, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र क्या होता है? क्या बढ़ जाता है, क्या घट जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र क्या होता है? जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसका जो सीमा क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब किसी अमापी को संट करते हैं तो इसका जो सीमा क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलिए। 8 नंबर सवाल, लॉरेंज बल का सूत्र होता है। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? बहुत ही सिंपल सवाल, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है जो कि आपको अच्छे से आता होगा। लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है? लॉरेंज बल क्या होता है? जब किसी आवेश को गति के साथ भेजा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो उस पर बल लगता है उसी को कहते हैं लॉरेंज बल। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए लॉरेंज बल या चुंबकीय बल के भी नाम से जानते हैं। नाम में पहले कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। क्यू वी वी साइन थीटा, ये होता है लॉरेंज बल का फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग सदिश रूप में लिखते हैं, ठीक है। एफ वेक्टर बराबर, ठीक है, एफ एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, वी क्रॉस बी, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हैं। जब भी क्रॉस का चिन्ह आएगा तो आपको साइन लेना है, ठीक है, साइन थीटा का यूज करना है, ठीक है। ये बात तो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 1 में। एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है, एकांक आवेश के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको एफ ई से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू क्यू, ठीक बात है। तो अगर हम करते हैं एफ नेट बराबर एफ बराबर एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है। तो एफ ई का मान कितना है? क्यू इंटू ई, ठीक है, प्लस 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 फिर क्या हो जाएगा? एफ एम का मान कितना है? तो ये हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम क्यू को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचता है अंदर? ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। ये इतना बचेगा कि नहीं? ये इतना बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, इधर इसके थोड़ा सा बेसिक पार्ट पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है।
देखिए, अगर हम लॉरेंज बल के एसआई मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, देखिए है तो बल ही, कोई भी बल हो है तो बल ही, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है। बीमा क्या हो जाएगा? इसका जो बीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ML T-2, ये हो जाएगा इसका बीमा, ठीक है। और बल है तो ये एक सदिश राशि हो जाएगा, ये भी आप बात को याद रखिएगा, ठीक है। इतना बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बेसिक बात है पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? 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 देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, एक तो होता है वेबर, ठीक है, एक तो होता है वेबर, ठीक है, और इसका एक और मात्रक है, वो है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, या तो ये बोले चाहे आपसे ये बोले, दोनों ही सेम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका बीमा की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की बीमा की, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा की, देखिए न्यूटन का अभी अभी बताएं ML T-2, ठीक है, मीटर का हो जाएगा L, और एम्पियर का क्या हो जाएगा? एम्पियर का A हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप कंबाइन करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? ML T-2, और L देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो L2 हो जाएगा, तो ML2T-2 A-1, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है मतलब एक सतह से, ठीक है, आपको समझाते हैं इस प्रकार से। देखिए ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, और इससे जो गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगे, ठीक है, इससे जो गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगे, ये कितना पास हो रहा है वो बताता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो अगर हम इस सतह का क्षेत्रफल सदिश बनाएं तो वो इस प्रकार आएगा, मतलब ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, और जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में है, ये हो जाएगा B, ठीक है। तो इसका जो अगर फाई निकालिएगा, फ्लक्स निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा? V वेक्टर डॉट A वेक्टर, V वेक्टर डॉट A वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BA cos थीटा, BA cos थीटा, ठीक है। ये भी सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए 10 नंबर सवाल देखा जाए। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रति चुंबकीय की, ठीक है। प्रति चुंबकीय की जो चुंबकशीलता होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल नंबर 11 अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरण कहिए चाहे प्रेरकत्व कहिए, सेम बात है, का एसआई मात्रक क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है कि एक कुंडली की वजह से, एक कुंडली में जो धारा परिवर्तन होता है उसकी वजह से दूसरे कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो कहलाता है अन्योन प्रेरकत्व। फिर से, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये कहलाता है अन्योन प्रेरकत्व। इसका जो फॉर्मूला होता है, वो होता है, ठीक है, E बराबर M12, ठीक है, DI2 बटा DT, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, या आप ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं, M12, ठीक है, ये माइनस में होगा, हाँ, क्योंकि वैल्यू माइनस में होती है, ठीक है। तो माइनस का ई बटा
di2/dt, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक के ऊपर, एसआई यूनिट के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी होता है, ठीक है। इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। या इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अवरी देखिए स्क्वायर लग गया है, ठीक है। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, ML2T-2A-2, यही तो हो जाएगा इसका बीमा। इसके जस्ट पहले वाला ये क्या था, ये 1 था, ठीक है, ये 1 था और अभी -2 हो गया है, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ये भी याद रखिए कि इसका ऐसे मात्रक हेनरी होता है या न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी या न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। बीमा क्या होता है, ML2T-2A-2, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्रांसफार्मर क्रोड का बनने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। ट्रांसफार्मर क्रोड का बनने के लिए सबसे उपयुक्त जो जो सबसे उपयोगी पदार्थ है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, मुलायम इस्पात का सबसे ज़्यादा क्रोड इसका बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुलायम इस्पात, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, एक एलसीआर परिपथ का अनुनाद प्रस्तुत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है, कौन सा होता है बताइए। ये होता है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एलसीआर परिपथ का अनुनाद कौन प्रदर्शित करता है, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 14 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल ये आपके लिए है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जरूर दीजिएगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ के धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर यानी थीटा तब शक्ति गुणांक होगा। फिर से पढ़ते हैं सवाल को। किसी प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच जो कालांतर है, ठीक है, जो थीटा है, उसका जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है। क्या कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, टैन थीटा होता है कि 1 थीटा होता है। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। पावर फैक्टर कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। देखिए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर में जो कालांतर का जो कोण होता है, पावर फैक्टर में जो कालांतर, जो कालांतर का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पावर फैक्टर का जो समीकरण होता है, पावर फैक्टर का जो समीकरण होता है, जो समीकरण होता है वो क्या होता है, पावर बराबर, ठीक है, पावर बराबर VRMS, ठीक है, VRMS इंटू IRMS, IRMS इंटू कॉस फाई, कॉस फाई। तो देखिए कौन सा है, कॉस फाई, कॉस फाई यानी कॉस थीटा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो कॉस तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसको 90 रखिएगा तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये टोटल जो मान है वो जीरो हो जाएगा, मतलब पावर का मान जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इसमें कोई भी ऊर्जा की खपत नहीं होगी, जब कोई कार्य ही नहीं होगा तो कोई भी ऊर्जा की खपत नहीं होगी, तो ये कहलाता है शक्ति गुणांक, ठीक है, ये कहलाता है पावर फैक्टर। कंप्लीट है, क्लियर है। किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब पावर फैक्टर का मान क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि कितना डिग्री का कोण बनता है पावर फैक्टर और कालांतर के बीच, तो 90 डिग्री का। उसका समीकरण क्या होता है, पावर बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सवाल इतना ही रहेगा, ठीक है।
हम लोग टोटल 14 नंबर सवाल किए, परंतु उसमें हम लोग लगभग 30 सवाल कर लिए। आप देखिएगा, ठीक है, उसका इस अलग अलग पार्ट बताएं, ठीक है, ऐसे मात्रक हो गया, बीमा हो गया, लगभग हम लोग 20 से 30 सवाल आराम से कर चुके हैं, ठीक है। बाकी इसके PDF वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको साइड में, ठीक है, इस तरफ आपको दिखाया जा रहा होगा PDF, देखिए कितना मस्त आपके लिए PDF बनाया गया है, वो आपको PDF हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको उसमें आंसर शीट भी है, ठीक है, नीचे आंसर शीट भी दिया गया है इस प्रश्न का, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि वो अगर आपके दोस्त अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो इस वीडियो को देख करके सिर्फ सुन करके भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।